सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम हमारे और भी नजदीक आ चुके हैं एंड सो वी आर बैक विद अवर पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। आज के हमारे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लैंग्वेज एंड पेडागोजी के आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चंस, जिनके जरिए हम लोग लेटेस्ट टॉपिक को भी डिस्कवर करने वाले हैं। लैंग्वेज एंड पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड पेडागोजी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन भी है हमारे इंग्लिश के सिलेबस में जिसका कंटेंट इंटरनेट पे बहुत कम मिलता है एंड बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि इस सेक्शन से उनको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। इस वीडियो में आपको दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी आई ओपनर काइंड ऑफ वीडियो, बिकॉज आपको बहुत वर्सेटाइल टॉपिक्स जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसके बारे में पता चलेगा। बहुत बड़ी हेल्प आपको मिलेगी। एक एक टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए किसी भी टॉपिक को लेके। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस में आपको कनेक्शन नहीं बीच में बैठाना पड़ता है। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। द टीचिंग ऑफ नॉन नेटिव लिटरेचर टू स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज एरिड। एरिड का यहाँ पे मतलब हुआ आपका डिफिकल्ट। मतलब कि आप किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट को, इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को, अगर वो नॉन नेटिव स्पीकर है तो उसको वो लैंग्वेज पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हम लोग हम लोग की जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम लोग को जब इंग्लिश पढ़नी होती है, आप सभी को पता होगा कि आज भी कितने सारे बच्चे कोशिश करते हैं एंड इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते हैं। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लोग इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉपर हिंदी पढ़ाएं, उनको रामचरितमानस पढ़ाएं, तो क्या वो नॉन नेटिव स्पीकर्स हुए हमारे हिंदी के, ना वो कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे ना वो हिस्ट्री समझ पाएंगे, क्योंकि उनको उस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो आपको जब भी प्रॉब्लम होए ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप अपने आप को उस जगह पे रख लिया करो एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सेम प्रॉब्लम हम लोग को भी होती है कि हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, तो हम लोग को डिफिकल्टी होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, द नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन क्रिएट एन इंटरेस्टिंग क्लासरूम सिचुएशन। भाई ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आप में से जितने सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट है, खुद आप लोग ये जज करके बताओ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाता है जिसमें कंफ्यूजन होती है, फिर उसके ऊपर चैट होती है, बच्चे डिस्कशन करते हैं, तो आपके क्लासरूम का जो सिनेरियो है वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कुछ ऐसा होता है कि बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर कोई उसको सॉल्व करता है, बाकी बच्चों के भी माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं, तो आपकी क्लास जो होती है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट बन जाते हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, और ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आपको इजी लगा होगा। चलेंगे अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है in traditional ELT methods and materials, the native speaker is elevated and idealized against stereotyped and non-native speakers। देखो बेटा, हम लोग लैंग्वेज एंड पेडागोजी को डील कर रहे हैं, तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि एक होते हैं नेटिव स्पीकर्स, मतलब कि आप जिस जगह पे रहते हो, आप उस जगह के नेटिव स्पीकर, हिंदी जैसे हम लोग की भाषा है तो हम लोग उसके नेटिव स्पीकर्स हुए। अब यहीं पे कोई अंग्रेज आ जाता है तो वो नॉन नेटिव स्पीकर बन जाएगा। तो हम लोग लैंग्वेज एंड पेडागोजी के अंदर जब इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश के हम लोग नेटिव स्पीकर्स तो नहीं हुए, हम लोग तो नॉन नेटिव स्पीकर्स हुए। नेटिव स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी भाषा जो बच्चा बचपन से ही सीखता हुआ चला आता है। तो हम लोग ने इंग्लिश तो बचपन से सीखी नहीं है, तो हम लोग इंग्लिश के नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे पूछा है कि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की क्लास होती है और जो मटेरियल्स होते हैं, वहां पे ना नॉन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है और ज्यादा प्रेफर किया जाता है आपके नेटिव स्पीकर्स को। आपके एड्रियन हॉलिडे नाम के एक लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर बायस को क्या बोला है? इसको बोला है इन्होंने नेटिव स्पीकरिज्म। मैं इसका आपको बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा कि नेटिव स्पीकरिज्म क्या है।
मतलब कि मेरे साथ ये चीज हुई थी कि आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल, जहां पे हमारी जो टीचर्स होती थी ना, वो बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोलती थी, एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स इन अवर क्लास जो भाई अच्छी एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करते थे, एंड उनकी भी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी थी। हम लोग भी इंग्लिश सीख गए थे, बट देयर वाज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट। सो वन डे माय टीचर टेल्स मी कि यू स्टैंड अप एंड स्टार्ट रीडिंग, एंड उसमें से किसी एक वर्ड का मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, एंड शी लिटरली शाउटेड एट मी कि दिस इज हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। एंड मेरे ही सामने अगर उस दूसरे बच्चे ने उस चीज को प्रोनाउंस किया तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो इसको कहते हैं नेटिव स्पीकरिज्म, जो कि एक तरीके का बायसनेस है कि जो आपकी तरीके से आपके एक्सेंट में बात कर रहा है उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो इन कंपैरिजन टू द नॉन नेटिव स्पीकर्स। आप अगर बाहर के देश में चले जाओगे एंड आप अपनी इंडियन इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे तो वहां के अंग्रेज आपको समझेंगे नहीं, या फिर मुंह टेढ़ा करके आगे बढ़ जाएंगे। आप कभी भी इस बात को देखना कि हमारे जब भी सेलिब्रिटीज बाहर इंटरनेशनल इवेंट्स में डालते जाते हैं तो उनका एक्सेंट बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारा इंडियन एक्सेंट वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी और लोग उनसे बात नहीं करेंगे। क्योंकि ये बायसनेस है, ये आपके एड्रियन हॉलिडे ने बताया है, इसको कहते हैं नेटिव स्पीकरिज्म, जहां पे नेटिव एक्सेंट में बात करने वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू योर नॉन नेटिव स्पीकर्स। आई होप आपको मेरे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following, which one of these statements define the scope of semiotics? अब भाई पेन पेपर सामने रख लो। आई एम गोइंग टू टेल यू सम ब्रांचेस जो आपको जरूर से पढ़ के जानी है अगर आप लैंग्वेज एंड पेडागोजी पढ़े हो। सिमियोटिक्स, सिमियोलॉजी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स हो गया आपका, प्रैग्मेटिक्स हो गया, ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं बेटा, ये आप जरूर से इनकी डेफिनेशंस को पढ़ के जाना, बिकॉज इनसे बार बार आपका यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है। हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि सिमियोटिक्स क्या है। तो सिमियोटिक्स वेरी वेरी सिंपल, आपकी स्टडी ऑफ साइन सिस्टम्स, मतलब कि हमारे चारों तरफ कोई भी साइंस हो, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे आपके कंप्यूटर में छोटे छोटे जो आइकन्स बने होते हैं, ट्रैश का आइकन बना होता है तो हम लोग समझ जाते हैं रिसाइकल बिन है, छोटा माई कंप्यूटर बना होता है, फोल्डर बना होता है, ये सब क्या है? ये साइंस है। तो आप जब इनकी पढ़ाई करते हो उसको हम लोग सिमेंटिक्स कहते हैं। वॉशरूम में भी, वॉशरूम के बाहर जो महिला और पुरुष का अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल्स एंड साइंस बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं द स्टडी ऑफ साइंस। जब भी आप चिन्ह, जो चिन्ह होता है, सिंबल्स होते हैं, उनकी पढ़ाई करते हो तो उसको हम लोग सिमियोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये लर्न करने वाली चीज है, इसमें कुछ समझना नहीं है। आपको लाइन से जितने मैंने आपको नाम बताए उनको एक जगह एक एक लाइन में लिख के लर्न करके चले जाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड लैंग्वेज इज, इसमें आगे बढ़ने से पहले आप सबको पता होनी चाहिए कि एक होती है हमारी लैंग्वेज 1 जो हम लोगों की मदर टंग होती है, एंड दूसरी होती है हमारी लैंग्वेज 2। ज्यादातर ये आपकी वही लैंग्वेज होती है जिसको आप सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि सेकेंड लैंग्वेज आपकी क्या है। सेकेंड लैंग्वेज इज एनी लैंग्वेज अदर देन द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग। यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक होती है आपकी मदर टंग। मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज बेटा ध्यान रखना, दोनों ही वो भाषाएं होती हैं, हम लोग उनको ये नाम का दर्जा देते हैं जिन भाषाओं को हम लोग बचपन से ही सीखते हैं। मदर टंग के बारे में बात करें तो सपोज कि मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, मेरी मदर भी हिंदी बोलती हैं, सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी मेरी मदर टंग बन गई। लेकिन नेटिव लैंग्वेज क्या होती है कि आसपास आप जिस एरिया में रहते हो, सपोज मैं बिहार में रहती हूँ, वहां पे सब लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो मैं वहां की निवासी हूं तो मैं भोजपुरी भी एक भाषा सीख जाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदी के बाद भोजपुरी मेरी जो भाषा आई वो मेरी सेकेंड लैंग्वेज होगी। लिंग्विस्टिक्स के अंदर बेटा हम लोग सेकेंड लैंग्वेज का जो दर्जा होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, उसी भाषा को देते हैं जिसको हम लोग मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज के बाद एफर्ट्स लगा के हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के जरिए सीखते हैं। ये हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड नहीं होती है, इसको हम लोग को अक्वायर करना पड़ता है। लैंग्वेज एंड पेडागोजी को जब भी मेरा कोर्स आएगा उसमें स्टार्टिंग में ही आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्वायरिंग। कुछ आपकी ऐसी भाषाएं होती हैं जो आपको विरासत में मिल जाती है, जैसे प्रॉपर्टी हम लोग को विरासत में मिल जाती है, आप एक्वायर कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जैसे कि इंग्लिश, ये हम लोग को विरासत में नहीं मिली है, ये हम लोगों को बड़ा जोर लगा के आज भी सीखनी पड़ रही है। So this is known as English and this becomes your second language. I hope आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। व्हेन अ लर्नर्स सेकंड लैंग्वेज, अब सेकंड लैंग्वेज जहां पे भी आए ना तो समझ जाना कि हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड लैंग्वेज हमारी क्या हुई, इंग्लिश, ठीक है। व्हेन अ लर्नर्स सेकंड लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम सीम्स टू फ्रीज और गेट स्टक at some more or less deviant stage, the phenomenon is known as, आपके क्वेश्चन में बड़ा ही ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन है एंड इंटरनेट पे आपको कोई इसकी जानकारी नहीं देने वाला है, क्योंकि ये सब पढ़ाना ही बहुत डिफिकल्टी वाली चीजें होती हैं। लोग आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज करा के आपको खुश करके चले जाओगे कि वाह भाई तुम्हारी तो बहुत अच्छी तैयारी है एंड अब तो जेआरएफ तुम्हारा ही होगा, लेकिन ये गलत है। ये आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के खुद से समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इंटरनेट पे कितना लोग सस्ता सा पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स को आपको लगाना है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, हम लोग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीख जाने के बाद भी, काफी हद तक इंग्लिश को सीख जाने के बाद भी, हम लोग कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे एरर्स बार बार करते हैं जो हम लोग की क्या बोल सकते हैं, स्टक हो जाते हैं। मतलब हम लोग को पता तो है वो गलत है, लेकिन हम लोग उसको बार बार बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि माई सेल्फ सुनैना, जबकि माई सेल्फ सुनैना ये एक बिल्कुल ही गलत इंग्लिश है। लोगों को पता है कि उनको बोलना है कि माई नेम इज सुनैना, लेकिन वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, बोलेंगे माई सेल्फ सुनैना। ये एक गलत इंग्लिश होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आई के साथ आपका एम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनको, उनके मुंह पे ये चढ़ गया है कि आई के साथ वो इज बोलते हैं, आई इज सुनैना, ठीक है। तो ये जो कुछ आपकी छोटी छोटी एरर्स होती हैं दूसरी भाषा को सीखने में, वो आपकी फिक्स हो जाती हैं। इसको हम लोग फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ये सिर्फ हम लोग को ही नहीं होती हैं, ये अंग्रेजों को भी होती है। आप उनको कभी भी देखेंगे कि लड़की भी होगी तो मैं बोलता है, मतलब उनको सिंगुलर प्लूरल और जेंडर की ज्यादा समझ नहीं होती है। वो बार बार वो गलतियां करते हैं, चाहे आप उनको जितना भी सिखाओ। तो ऐसा होता है बेटा, आप जब भी दूसरी भाषा को, सेकेंड लैंग्वेज को जब सीखते हो, तो बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो आपके अंदर बिल्कुल इंटरनलाइज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। एंड लिंग्विस्टिक्स में हम लोग इसी चीज को कहते हैं फॉसिलाइजेशन, ठीक है। क्लियर होगा सारे बच्चों को। एंड इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि एमसीक्यूज नहीं लगाने हैं। हम लोग तो भाई इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन मैंने आपके हर सेक्शन वाइज क्वेश्चन को एक एक जगह पे सिग्रीगेट करके रखा है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड पेडागोजी के और क्वेश्चंस इसी तरीके से लगाने चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि आपको पता चले कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ के ना चले जाओ और फिर तो पता ही है आपको कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जरूर से एक बार जाके चेकआउट करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, Which of the following methods is oldest for teaching English language? अब हमारे देश में भाई, या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज चलती है और उनको पढ़ाई जाती है, जैसे हम लोग को भी बचपन से अब हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका बायलिंगुअल मेथड होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, सिचुएशन मेथड होता है, एंड और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो जरूर से मैं अपने कोर्स में जब बनाऊंगी तो आप लोग के ये सारी लिस्ट डाल दूंगी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लिश पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका क्या है, तो आपका सबसे पुराना तरीका है बेटा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हम लोग जब छोटे होते हैं, हम लोग की टीचिंग जॉब होती है, तो वहां पे टीचर्स हम लोग को कैसे सिखाती हैं, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। ये जो मेथड होता है ये सबसे पुराना मेथड माना जाता है, जहां पे आप एक जो टारगेट लैंग्वेज होती है, टारगेट लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो हम लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उसको पढ़ाने के लिए आप अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करते हो, जो कि है हमारे लिए हिंदी। मतलब ट्रांसलेट कर करके बच्चे को सारे रूल सिखाए जाते हैं, उसकी वोकैबुलरी सिखाई जाती है। आज भी आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि हम लोग को किसी के सामने इंग्लिश बोलनी होती है तो मन में हम लोग पहले हिंदी वर्जन बनाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, तब किसी के सामने बोलते हैं, ठीक है। तो अग्री करते हो तो जरूर से बताना, शर्माना नहीं भाई। हम सब लोग इंग्लिश सीखने वाले देश में रहते हैं, किसी को ज्यादा आती है, किसी को कम आती है। जरूर से आप लोग बताइएगा ताकि हम लोग को आपके एक्सपीरियंसेस पता चले। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो ओल्डेस्ट मेथड होता है, जहां पे आपकी टीचर इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपकी मदर टंग का इस्तेमाल करती है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो फॉन्ट इसका छोटा है, आई विल रीड दैट फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल लेटेस्ट 2023 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन अ क्लासरूम सिनेरियो। आई टोल्ड यू कि आपके इंग्लिश पढ़ाने के काफी सारे तरीके होते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन सबसे पुराना है, उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। इसमें मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग साथ में क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए किसी और भाषा की मदद नहीं लेनी होती है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए आप इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं फिर इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे बेटा डायरेक्ट लैंग्वेज में, डायरेक्ट मेथड में आपकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है, आपको सोचना भी उसी भाषा में होता है, देन यू स्पीक, मतलब कि आप इसमें आपकी मदर टंग का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करते हो या प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, दोनों आप टारगेट लैंग्वेज में ही करते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पॉइंट्स को पढ़ेंगे। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द मदर टंग। मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट लैंग्वेज जो डायरेक्ट मेथड होता है वहां पे मदर टंग का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन में मदर टंग के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपकी टारगेट लैंग्वेज में ही आप क्या करते हो, बात करते हो, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया। दूसरा पॉइंट, देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन विद द टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश, लर्नर्स थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इन टारगेट लैंग्वेज। मैंने जो आपको बात बताई उसको बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना कि आप सोचते भी इंग्लिश में हो और बोलते भी इंग्लिश में हो, दोनों में ही आप टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, विच इज इंग्लिश। यहां पे आपकी मदर टंग बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 3, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन इंग्लिश। बिल्कुल सही बात। अगर आपकी इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज, भाई मुझे चाइनीज अगर सीखनी है तो यहाँ पे हर एक चीज आपकी चाइनीज में रिप्लेस हो जाएगी, कि वहां पे फिर मैं हिंदी का इस्तेमाल नहीं करूंगी ग्रामर ट्रांसलेशन में जैसा हो रहा था, मैं चाइनीज में ही सोचूंगी, मैं चाइनीज में ही बोलूंगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारे सही है। चौथा स्टेटमेंट, दिस मेथड इज यूजफुल इन ओवरक्राउडेड क्लासरूम सिचुएशन। ये तो बिल्कुल भी हम लोग ने कहीं से नहीं पढ़ा। आपके दोनों मेथड्स, चाहे ग्रामर ट्रांसलेशन चाहे डायरेक्ट मेथड, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लैंग्वेज एंड पेडागोजी वगैरह में लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कर के सीखने का सिद्धांत हम लोग देखते हैं, लेकिन डूइंग बाय लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, हमारे पहले के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से जितने भी मैंने आपको नए नए टॉपिक्स पढ़ाए किसी में भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बन जाएगा और नहीं बोलोगे और उस पर क्वेश्चन आ गया तो बड़ा पछतावा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसर्शन एंड रीजन। आप सबको पता है कि एसर्शन एंड रीजन में हम लोग एक स्टेप आगे चले जाते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स भी ढूंढना होता है और इन दोनों के बीच में बेटा कनेक्शन भी बैठाना होता है कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट, उसका एक प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखा रहा है या नहीं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इन एक्सटेंसिव रीडिंग द टीचर्स प्ले द मेन रोल, ठीक है। इससे मुझे एक चीज तो समझ में आती है एंड लेट मी टेल यू कि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है रीडिंग का, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज इसमें आपके लिंग्विस्टिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, पहले हम लोग क्वेश्चन को देखने से पहले देख लेते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि सपोज मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड मुझे बस थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, तो मैं एक्सटेंसिव रीडिंग करूंगी, मतलब कि मैं ओवरऑल मीनिंग जानने की कोशिश करूंगी एंड ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगी। मैं हर एक एक शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ूंगी, ऐसे मैं उसको नहीं पढ़ूंगी कि मुझे कल इसी को पढ़ के एग्जाम देने जाना है। मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आपने कुछ नॉलेज गेन की, कुछ फैक्ट्स आपको पता चले, इंफॉर्मेशन मिली, एंड उतना ही आपका एक्सटेंसिव रीडिंग में काम होता है। इसी का ही उल्टा होता है बेटा आपका इंटेंसिव रीडिंग, जहां पे आप ऊपरी पढ़ाई नहीं करते हो, एक एक शब्द की डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, डेप्थ में पढ़ाई करते हो, बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली आप पूरी चीज को पढ़ते हो, क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी होती है कि भाई मुझे ये टेक्स्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है, कल एग्जाम में ये आने वाला है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लर्न करूंगी, एग्जाम्पल्स याद करूंगी एंड सो ऑन। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में आपको बस खाली थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटेंसिव रीडिंग में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसमें पर्पस ऐड होता है कि भाई मैं इसको क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत ध्यान से इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसका काम है कल टेस्ट होने वाला है, ठीक है।
अब हम लोग वापस से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में असर्शन में पूछा है कि इन एक्सटेंसिव रीडिंग द टीचर्स प्ले मेन रोल। तो सबसे पहले तो इस बात को भूल जाना कि रीडिंग जो होती है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए भी होती है और टीचर के लिए भी होती है। भाई टीचर अगर यहाँ पे एक्सटेंसिव रीडिंग कर रही है वो भी कर सकती है, बच्चा अगर कर रहा है वो भी कर सकता है। तो टीचर या स्टूडेंट का यहाँ कोई रोल नहीं होता है। रीडिंग आप अपने लिए करते हो, आप किसी और के लिए नहीं करते हो। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ही फॉल्स हो जाता है। चाहे एक्सटेंसिव रीडिंग चाहे इंटेंसिव रीडिंग, आपके टीचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। दूसरा, द एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज टू एनरिच लर्नर्स नॉलेज। आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग का एम क्या होता है कि किसी इंसान की नॉलेज को थोड़ा सा एनरिच करना, बढ़ा देना। बिल्कुल सही बात। मैंने एक न्यूज़पेपर उठा के पढ़ा है, मैंने ऊपर ऊपर से ओवरऑल पढ़ लिया, मुझे थोड़ी सी जानकारी मिल गई, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू बन जाता है। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ बड़े 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 क्वेश्चन हो रहे थे इन 2023 में, शिफ्ट 2 में एक रिसेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। MLAT आपसे पूछा गया है कि इसका आप फुल फॉर्म बताओ। भाई जितने बच्चों को पता होगा तो वो कर लेंगे, लेकिन जिनके लिए ये पहली बार स्टेटमेंट आपके सामने आया है, आपका आंसर है मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है बेटा, जहां पे आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ने के कितने काबिल हो, कितनी एबिलिटी है आपके अंदर, उसकी टेस्टिंग करता है, जज करता है कि तुम कितने काबिल हो इंग्लिश पढ़ने के लिए, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें नॉलेज है या नहीं, या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये शायद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। कचरू, यहाँ पे कचरू कौन है? ब्रज बिहारी कचरू, बीबी कचरू, जो हमारे फेमस लिंग्विस्ट है। इनके वर्क्स बहुत ज्यादा फेमस है, इनको जरूर से पढ़ के जाना। इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिश, या फिर 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी हम लोग कहते हैं, जिसमें से आपको बताना है कि ऑब्जर्व्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर सेपरेटेड इनटू 3 ग्रुप्स। आपके बीबी कचरू ने एक मॉडल बनाया है जहां पे 3 सर्कल्स बन जाते हैं। उन तीनों सर्कल को बेटा डिवाइड किया है इन्होंने, इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड योर एक्सपैंडिंग सर्कल के अंदर। एंड इसके थ्रू इन्होंने आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के बारे में बताया है कि जो इनर सर्कल है उसमें वो वाली कंट्रीज आती हैं जहां से इंग्लिश का जन्म हुआ। फिर आपके आउटर सर्कल में वो वाली कंट्रीज आ जाती है जहां पे इंग्लिश की कॉलोनीज बनी, एंड अब वहां पे इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे हमारी इंडिया हो गई, अफ्रीका हो गई, हम लोग की अपनी अपनी भाषाएं थी, लेकिन अब हम लोग कॉलोनीज होने की वजह से इंग्लिश को एक्सेप्ट कर चुके हैं एज अवर सेकेंड लैंग्वेज। वेयर एज एक्सपैंडिंग सर्कल के अंदर वो वाली कंट्रीज आ जाती हैं जहां पे आपकी इंग्लिश की कभी कॉलोनीज नहीं थी, लेकिन वो लोग इंग्लिश को अब पढ़ने लगे हैं एज एन एक्सेप्टेड फॉरेन लैंग्वेज की। भाई अगर चाइनीज बंदा है, वो बाहर अगर मीटिंग पे जाता है तो वहां उसकी चाइनीज तो काम आएगी नहीं, उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज इंग्लिश हम सबको पता है इज एन एक्सेप्टेड यूनिवर्सल लैंग्वेज, पूरी दुनिया में काम आती है। तो इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को 3 भाग में डिवाइड किया है। इस पे मैंने फुल यूट्यूब वीडियो बना के रखा है कि किस बुक में उन्होंने ये डाला था, कहां से ये टर्म आया, डेट कहां आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके इस पर्टिकुलर टर्म पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जरूर से उस वीडियो को जाके देख लेना। वीडियो के एंड में आपको पॉपअप भी मिल जाएगा, तो क्लिक करके देख लेना। और इसी के साथ हम लोग के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चंस थे, लेकिन बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स के थे, एंड आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए लैंग्वेज इन पेडागोजी में आ रहे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला होगा। अगर और क्वेश्चंस लगाना चाहते हो लैंग्वेज इन पेडागोजी की, तो प्लीज आप लोग इस कोर्स को जाके चेकआउट करिए। ये आपकी प्रिपरेशन को कितने अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाएगा वो आप लोग को लगा के पता लग जाएगा। इसका फ्री डेमो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं, जो आपको मेरे ऊपर सुनैना इंग्लिश दिखाई दे रहा है। वहां पे बच्चे डेली पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। सभी चीजों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड अच्छी बात यह है कि 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में, एंड 2 मंथ ऑफर आपका आ चुका है, जो आपको बिल्कुल तुरंत से ग्रैब कर लेना चाहिए एंड अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बना लेना चाहिए। आप इसको जरूर से जाके चेकआउट करिए, हर चीज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। जरूर से कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, कौन से मेरे एग्जाम्पल्स आपको सबसे अच्छे लगे एंड आपको पढ़ने में मदद मिली।
एंड अगला वीडियो इसी टाइप का कौन से सेक्शन से आप लोग देखना चाहोगे ये भी जरूर से कमेंट करके जाना, सो दैट आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो अप टिल देन आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एमसीक्यूज बिल्कुल नहीं लगाओ, एंड जो भी प्रॉब्लम है वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे आके हम लोग से पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट करके जा सकते हैं। डू लेट मी नो योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक, लाइक करके जाना, और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करो भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो का मजा तो लेके जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज डू दैट, इट इज going to give me a motivation and is going to help me. So up till then, bye and take care. I'm going to meet you up next in yet another video. Bye.